नवरात्रि शुरू हुई तो आरती अपनी बूढ़ी सास की बहुत सेवा करती, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना होने देती। घर में हर चीज़ का ध्यान रखती, लहसुन प्याज घर से दूर रखती, हर चीज़ अपनी सास के कहने से पहले ही पूरी करती और घर में साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती। मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल माला हर चीज़ अरेंज करती, पूरा साल उनकी सेवा करती। उसका पति परदेश में था, लेकिन उसकी सास रोज़ बेटे को फ़ोन करके कहती, तुम्हारी पत्नी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, खाने को कुछ नहीं देती। अगर तुमने उस लड़की को डिवोर्स नहीं दी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और तुम अपने दूध का कर्ज भी नहीं निभा रहे। माँ की ऐसी बातें सुनकर एक दिन उसके पति ने आरती को जर्मनी में रहते हुए ही डिवोर्स पेपर भिजवा दिया और अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। आरती रोती हुई माँ के घर चली गई। कुछ ही साल में आरती के पति का सारा कारोबार चौपट हो गया और वह हिंदुस्तान आ गया। यहाँ भी भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन आरती अपने पति के घर आई और उसे एक डब्बा पकड़ाकर वापस जाने लगी। उसके पति ने जैसे ही वह डब्बा खोला, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। क्योंकि उसके पति ने अपने माँ के कहने पर आकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। आरती अपनी आंखें बोझल किए रखती थी। सारा दिन उसकी सास उसे बैठने नहीं देती। वह तो नवरात्रों का भी ख्याल नहीं रखती थी। मेरी बहू मुझे चारपाई से उतरने नहीं देती, मेरी बहुत सेवा करती है और मेरे हर चीज़ का ध्यान रखती है। मैं व्रत रखूं या ना रखूं, वो मुझे हर टाइम खाने को पूछती रहती है। अब दिन के वक्त कुछ देर बहू को आराम करने दूं, लेकिन नहीं, वह सारा दिन नौकरों की तरह उससे काम करवाती। वह रात के वक्त सोने के लिए जाने लगी। उसकी सास ने मक्कारी से अपने पास बुलाया और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी टांगें दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। आरती दबाने लगी तो वह चीख कर बोली, जरा ठीक से दबा, मेरे बेटे की कमाई खा खा कर मोटी हो गई है, लेकिन हाथों में जान नहीं। आरती की सास ने ताना मारा तो वो बेचारी एक बार फिर तेजी से उसकी टांगें दबाने लगी। कभी कहती, मेरे लिए दूध लेकर आओ। आरती दूध का गिलास लेकर आती तो कहती, गर्म क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। आरती बेचारी वह दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध लेकर आती। कभी कहती, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। आरती अपनी सास की कोई एक बात भी रद्द नहीं करती। जो वह कहती, जैसा कहती वैसा ही करती रहती। ये और बात थी कि सुबह पूजा आराधना के वक्त से लेकर रात तक राजपति उसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन एक आवाज़ ने उसे चौंका कर रख दिया। आरती उस वक्त चौंकी जब उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। बेटा, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं तुझे क्या बताऊँ, अपनी पत्नी के सहारे माँ को छोड़कर खुद विदेश जाकर बैठ गया है और वे सारा दिन पड़ी पड़ी पलंग तोड़ती रहती है। घर के कामकाज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ आती है और कहती है किशन के भेजे हुए पैसों से उसका गुजारा नहीं होता। खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती और अगर मैं खाना मांगूँ तो कहती है, अगर भीख नहीं मांगोगी तो खाना नहीं मिलेगा। आरती बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। किशन तो उसके पति का नाम था। इसका मतलब था कि राजपति उसके पति से बात कर रही थी। तो उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन राजपति ने फ़ोन कान से लगाए अपने बेटे को कान भरती जा रही थी। दूसरी तरफ वो विदेश में बैठा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। आरती की इतनी हिम्मत कि वो मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाएगी। मैं यहाँ पर विदेश में किसके लिए बैठा हूँ? तुम्हारे लोगों के लिए ही तो दिन रात मैं कमाता हूँ और यहाँ परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को ही इस औरत से कोई सुख नहीं, तो मुझे इस जैसी बदतमीज औरत की कोई ज़रूरत नहीं। राजपति मुस्कुरा दी। कई दिनों से वह अपने बेटे का कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाब हुई थी। उन्होंने जल्दी से फ़ोन आरती की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, किशन तुमसे बात करना चाहता है, उन्होंने कहा तो आरती ने कांपते हुए फ़ोन कान से लगा लिया था। किशन गुस्से का वैसे ही बहुत तेज़ था। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी तरफ किशन अपने आपे से बाहर हो चुका था। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे? वह बेचारी मुझसे कह रही है कि मैं उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दूँ, जहाँ लावारिस माँ बाप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ और बहुत जल्द पेपर तेरे पास पहुँचा दूँगा, किशन ने जर्मनी में बैठे बैठे चिल्लाकर कहा। तो आरती के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिरा। वह हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फ़ोन देखती। उसकी सास तो खुशी के मारे उछल पड़ी थी। यकीन नहीं था कि बेटा इस हद तक उसका दिल खुश कर देगा। आरती फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, निकल मेरे घर से। तेरा मनहूस साया भी मुझे नहीं देखना। आखिरकार मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल ही गई। अब मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी और तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी।
तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ। सास की बात पर आरती चुप से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था कि उसकी सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। वह थी ही ऐसी औरत। आरती के माँ बाप बेहद गरीब थे। उसका सिर्फ एक ही भाई था जो मजदूरी करके अपने माँ बाप का पेट पाल रहा था। आरती को पता था कि अगर उनके घर जाएगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन फिलहाल जाना भी मजबूरी था। अब वह अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। चुप से पैकिंग करके वह घर से बाहर निकलने लगी। तभी राजपति ने उसे आवाज़ दी, आरती जाते जाते मेरा बिस्तर तो ठीक करती जा। मेरे बूढ़े हाथों में अब इतनी जान कहाँ कि मैं ये सब काम करती फिरूंगी। आरती ने पलटकर नफरत भरी निगाह अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो उसने ठीक किया, मगर वह पलटकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वह अंदर कमरे में न जाने क्या करती रही, और जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में लकड़ी का एक गोल सा डब्बा था। सास वह डब्बा देख कर चौंकी। मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है मक्कार औरत, उसमें ज़रूर जेवर छुपाए होंगे, उसने कहा। लेकिन जोड़ों में दर्द की वजह से वह उठकर आरती के पीछे नहीं आ सकती थी। आरती ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। राजपति को थोड़ी घबराहट तो हुई। घर के कामकाज उससे होते नहीं थे। सारा दिन आरती ही उनकी सेवा करती थी, लेकिन आरती की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी उनका बेटा जर्मनी से फ़ोन करके आरती का हाल चाल लेता तो जलन की एक तेज़ लहर राजपति के अंदर जागती, और उसी जलन की वजह से आज उन्होंने आरती को डिवोर्स दिलवा दी थी। जैसे तैसे काम तो कर लूँगी, लेकिन उस कलमोही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, राजपति ने सोचा। लेकिन ये उनकी भूल थी। आरती तो उन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वही उनके हाथ पांव दबाया करती थी। लेकिन अब उन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिरकर अपने काम खुद करने पड़ते, तो अब उसकी नानी याद आ गई थी। उन्होंने अभी आरती बिन 2 दिन बिताए थे। साथ ही अपने बेटे किशन को फ़ोन किया। वह बदतमीज़ और बेहया औरत मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पर लात मारकर चली गई है। अब तू ही बता, तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाए। मैं अकेले पड़े पड़े इस घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझसे घर के कोई काम होते हैं। तू मुझे अपने साथ ले जा। माँ की बात पर किशन सोच में पड़ गया। माँ को मना भी नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। माँ के लिए ही तो उसने अपनी अच्छी भली पत्नी को डिवोर्स दी थी। जर्मनी में उसका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस था। कई स्टोर का काम अकेले संभालता था, जिसमें 1-2 स्टोर का मालिक वह खुद था। उसने अगले ही दिन एक जर्मनी के मालिक से बात की और माँ को लेने के लिए हिंदुस्तान पहुँचा। राजपति को विश्वास नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल सकती है। उसने फ़ोन करके बाकायदा आरती को खबर दी, किशन तुझे कभी जर्मनी लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे एक फ़ोन कॉल पर भागा भागा आया है मुझे जर्मनी ले जाने, और तू उस गरीब घर में अपनी ज़िंदगी बिता और ज़िंदगी भर सड़ती रहे। आरती अपनी सास की बातों से बहुत चिढ़ गई थी। किशन और मैं जर्मनी में मौज करेंगे, वहाँ मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी। आरती अपनी सास की बातें सुनकर तड़प कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। किशन राजपति को अपने साथ ले गया। वहाँ उसकी आन बान शान को देखकर राजपति की आंखें हैरानी के मारे खुली की खुली ही रह गई। किशन की बड़ी सी गाड़ी में घूमती उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं आता, लेकिन ये ठाट बाट बस कुछ ही दिनों की कहानी थी। किशन को जर्मनी आए हुए भी कई महीने बीत गए थे। जब एक दिन किशन घबराया हुआ घर आया, माँ मेरे स्टोर के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है कि मैं नकली सामानों को बेचता हूँ। मेरे ऊपर अब पुलिस केस हो गया है, और तो और मैं हिंदुस्तान से हूँ। अमीर देश इन छोटे देशों के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता। यूँ लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। किशन की बात पर राजपति बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। अब तो वह इस दौलत और इस ऐश के बगैर नहीं रह सकती थी। किशन ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गैर कानूनी तरीके से अपने स्टोर में कई ऐसे नशे की दवाइयाँ बेच रहा था, और जर्मनी जैसे देश में उन्हें जैसे ही किशन की हरकत का पता चला, उन्होंने सारे के सारे स्टोर सीज कर दिए। किशन के अच्छे जान पहचान की वजह से उसे जेल तो नहीं हुई, लेकिन अब वो बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जेल जाना पड़े इसलिए उसने जितनी जमा पूंजी थी वह सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर उसने अपने बचने के सारे उपाय निकाल लिए थे, लेकिन अब वह जर्मनी में नहीं रह सकता था। अब वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। वह हर दूसरे दिन पुलिस उसके घर पर आ जाती थी। किशन तो इन सारी समस्याओं से बुरी तरह फंस गया था। अब माँ, हमें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, किशन ने कहा तो राजपति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन बेटा, वहाँ जाकर तू करेगा क्या?
छोटा सा मकान है, वहाँ इतने ऐश तो नहीं मिलेगी। राजपति ने कहा, मगर किशन अब और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ समेटकर अगले ही दिन वापस हिंदुस्तान पहुंचा। दूसरी तरफ आरती डिवोर्स के बाद रोती पीटती अपने माँ बाप के घर पहुंची। उसकी माँ उसे देखकर दंग रह गई। सब लोग तो मेरी किस्मत पर नाज करते थे। आरती, तेरा पति जर्मनी में रहता है, इतना अमीर है, वहाँ से पैसे भेजता है। मुझे तो लगता है आरती के अंदर ही कोई कमी है। सिर्फ एक सास के होते हुए तुझे क्या तकलीफ हो गई कि तू रोती हुई माँ के घर आ गई? उन्होंने हैरानी से पूछा तो आरती फूट फूट कर रोने लगी। वह घर अब मेरा नहीं है। सासू माँ ने मेरी दिन रात की सेवा करने के बाद यही कहा कि मैं उनको बहुत दुख देती हूँ। मैं उनकी सेवा नहीं करती, वह भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती है। यहाँ तक कि कहा कि मैं सड़कों पर उनसे भीख मंगवाती हूँ। किशन ने ये सब सुनकर मुझे डिवोर्स दे दी। आरती की बात पर उसकी बूढ़ी माँ अपना दिल थाम कर रह गई थी। उनकी बेटी डिवोर्स लेकर वापस अपने दहलीज पर बैठी थी। ऐसे में बूढ़ी माँ के दिल को सुकून किस तरह आता। मंदिर से पूजा पाठ करके आरती के पापा वापस आए तो आरती ने उन्हें भी अपने डिवोर्स की बात बता दी। उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उनकी झुकी हुई कमर और ज़्यादा ही झुक गई। घर में पहले ही भूखमरी चल रही थी। सारा घर का खर्चा उसके बस एक आरती के भाई पर था, जो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मजदूरी करके अपने और अपने घर वालों का खर्चा उठाता था। आरती की जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं थी। उसकी तो अपने पति के गम में बुरी हालत थी। शाम के वक्त आरती का भाई पुष्पेंद्र मजदूरी करके वापस आया। आरती को आंगन में घूमता देखकर चौंक उठा था। ये सब क्या है? आरती तो अपने ससुराल से यहाँ कभी नहीं आती थी, लेकिन आज इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? उसने माँ से पूछा तो वह रो पड़ी। आरती को उसके पति ने डिवोर्स दे दी है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये एक नई मुसीबत थी। पुष्पेंद्र थोड़े थोड़े करके अपने पास पैसे जमा कर रहा था। किसी तरह वह अपनी शादी के खर्च उठाने के लायक हो जाए तो शादी जल्दी कर ले। लेकिन अब जवान बहन की जिम्मेदारी ने उसे अच्छी तरह बता दिया था कि वह इतनी जल्दी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। घर में खर्च बढ़ा तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी। पुष्पेंद्र के घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे करके लगने लगे। कभी कभी वह घर वालों से उलझ भी पड़ता। जवान भाई को अपनी वजह से माँ बाप से झगड़ा करते देखकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते। बस जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मोहल्ले वाले घर आते तो आरती को देखकर हैरान रह जाते। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को उसके पति ने क्यों डिवोर्स दी होगी? ज़रूर इसी में कोई न कोई बात होगी। शायद इसका ही चाल चलन अच्छा ना हो। उसका पति तो जर्मनी में रहता है, हो सकता है उसके ना रहने पर उसका किसी और के साथ अफेयर होगा। और जब पति को पता चल जाए तो वह ऐसी औरतों को भला कहाँ रखते हैं। दो औरतें आरती से डिवोर्स का अफसोस करने के लिए आई थीं। जैसे ही आरती उनके लिए चाय बनाने के लिए उठी, वह दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करने लगी। आरती का दिल छलनी छलनी हो गया। अरे, सुना है कि उसका पति अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जर्मनी चला गया था, लेकिन वहाँ जाते ही उसका सारा कारोबार चौपट हो गया है। आजकल वापस आ गए हैं। इसकी जैसी औरत किसी को भी बर्बाद कर देगी। इतना अच्छा लड़का था, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। औरतें आरती के बारे में कह रही थी। किचन में चाय बनाती आरती का दिल टुकड़े टुकड़े होकर रह गया था। उन्हीं औरतों की जुबान से उसे पता चला कि किशन अपनी माँ राजपति को लेकर जर्मनी से हिंदुस्तान वापस आ गया है। उसकी तो वैसे ही किशन के बिना बुरा हाल था। उसने पक्का इरादा कर लिया था, वह अपने लिए नौकरी कहीं न कहीं जरूर ढूंढेगी। किशन जर्मनी से वापस तो आ गया था, लेकिन अब उस छोटे से मकान में उसका दिल नहीं लग रहा था। कारोबार कुछ था ही नहीं और ना ही उसके पास कोई खास डिग्री थी। वह यहाँ पर कोई और नौकरी कर लेता। जमा पूंजी तो सारी जर्मनी में ही लग चुकी थी। वह उठते बैठते परेशान रहने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे वह रोजाना खर्च होने लगे। वह सारा दिन गलियों में जूतियां घिसता रहता और जब घर वापस आता तो माँ से खाना मांगता तो वह चिक चिक करने लग जाती। किशन को बड़ी हैरानी होती। माँ जब मैं जर्मनी में था तो कहती थी, आरती घर का कोई काम नहीं करती, खाना सारा तुम बनाती हो, घर के सारे काम काज भी तुम करती हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें तो कोई काम करना नहीं आता। रोटी बनाना तो कब का भूल चुकी हो और सब्जी कैसे बनता है उसका तुम्हें पता तक नहीं। सारा दिन घर में धूल मिट्टी उड़ता रहता है, घर में आने को जी नहीं चाहता। इसका मतलब है कि तुम सब कुछ झूठ बोला करती थी। किशन माँ पर बरस पड़ा तो राजपति बजाय शर्मिंदा होने के जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ, तो ये सब तेरी ही गलती है। तुझे किसने कहा था कि तू उसे डिवोर्स दे दे? अच्छा भला यहाँ रहती थी, कामकाज करती थी, अब उस जैसी मुफ्त की नौकरानी भला हमें कहाँ मिलेगी? राजपति के बात पर किशन गुस्से में आंख बबूला हो गया। अचानक ही एक दिन वह चौंका और लपक कर कमरे के अंदर चला गया। माँ, यहाँ लकड़ी का एक डब्बा पड़ा हुआ था। जाने से पहले वह डब्बा बड़ी राजदारी से आरती के हवाले कर गया था। वह डब्बा कहाँ है?
किशन ने कहा तो राजपति चौंकी। उन्हें याद आया कि घर से जाते वक्त आरती ने अंदर जाकर लकड़ी का एक डब्बा उठाया था। वह डब्बा तो कलमुही अपने साथ ले गई। क्यों? उस डब्बे में ऐसा क्या था? क्या कोई जायदाद थी जो तुम दोनों पति पत्नी ने मुझसे छुपा रखी थी? राजपति बरस पड़ी, लेकिन किशन बुरी तरह से गुस्सा हो गया था। उसे तो पता भी ना था कि आरती कहाँ रहती है। जहाँ उसके मायके वालों का पहले घर था, वह जल्दी से उसी दिन उसके घर चला गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। आरती के मायके वाले तो ये घर छोड़कर कहीं जा चुके थे। वे लोग अपने मकान में तो नहीं रहते थे, किराए का घर था। जब भी कोई समस्या तंगी होती तो वे घर बदल लेते। शायद अब की बार भी उन्होंने अपना घर बदल लिया था। किशन अपना सर पीटता हुआ वापस घर में आकर बहुत गुस्से से लकड़ी के बॉक्स की तलाश करने लगा, मगर राजपति को कुछ पता नहीं था कि लकड़ी का वह डब्बा कहाँ है। नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हुए उसे कई महीने बीत चुके थे। अब घर की जमा पूंजी भी खाली हो चुकी थी। अब तो ये पता था कि पूरे दिन में एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका था। थक हार कर उसने मजदूरी का रास्ता चुना, लेकिन जर्मनी में रहकर काम करते हुए उसका बदन मजदूरी के आदी नहीं था। जहाँ भी मजदूरी करने जाता वहाँ लोग उसके काम चोर और नकारा कहकर बुलाते। दूसरे दिन ही उसे कुछ रुपया थमा देते, वहाँ से उसे भगा देते। किशन का जी चाहता कि वह जोर जोर से रोने लगे। अच्छी भली उसकी ज़िंदगी जा रही थी, लेकिन यहाँ भुखमरी की नौबत आ गई थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी, मगर उसे समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। उसे तो अपनी ज़िंदगी बदलने का बस एक ही मौका नज़र आता था। कहीं से उसे वह लकड़ी का डब्बा वापस मिल जाए तो मेरी समस्याएं कुछ ठीक हो जाए। वह दिन रात यही सब सोचता रहता। इधर आरती का भी यही हाल था। डिवोर्स के बाद उसने अपनी ज़िंदगी रोका नहीं, बल्कि अपने आप को पूरा तैयार किया था। उसने मोहल्ले के सारे स्कूलों में नौकरी का पता कर ली थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी ही उसे एक बड़े स्कूल में टीचर के लिए भर्ती कर लिया गया। वह दिमाग की बहुत तेज़ थी और हमेशा ही मेहनती थी। उसका पहला दिन स्कूल में काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों को पढ़ाया। स्कूल का मालिक बहुत खुश हुआ। आपके यहाँ आने से स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमें उनके माँ बाप की तरफ से अच्छी खबरें मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे स्कूल का एक अच्छा मुनाफा करवा सकती हैं। स्कूल के मालिक ने बहुत इज्जत से आरती से कहा था। वह मुस्कुरा दी। वह स्कूल बहुत जाना माना था। आरती के जाने से उस स्कूल ने और ज़्यादा तरक्की की। यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में पहले तो भाई की मजदूरी से आने वाली आमदनी से गुजारा होता था, लेकिन अब आरती हर महीने स्कूल से होने वाली अच्छी आमदनी घर में माँ के हाथ में लाकर रखती। वह भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती, ना थकती थी। घर की समस्याएं तेजी से ठीक होने लगी थी, मगर सुधरते हुए हालत में आरती का दिल अक्सर जोर जोर से धड़कने लगता। वह अभी भी किशन के घर को और किशन को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। उसके कमरे में वह सामान के साथ लकड़ी का वह डब्बा जिसे वह उठा लाई थी, उस लकड़ी के डिब्बे को देखते ही उसे अपना बीता हुआ कल और ससुराल याद आ जाता था और उसके चेहरे से खुशी गायब होकर परेशानी में बदल जाती थी। एक दिन आरती तैयार होकर स्कूल गई तो स्कूल का हाल ही खराब था। वहाँ के साफ सफाई कर्मचारी बीमारी ने घेर लिया था। पूरे स्कूल में गर्दा और धूल मिट्टी फैल रही थी। 2 चपरासी भी थे, लेकिन उनकी ड्यूटी स्कूल के अलग अलग हिस्सों में थी। आरती का काम पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के इंतजाम को भी देखना था, इसलिए वो परेशान होते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर चली आई थी। उसने वहां आते ही प्रिंसिपल को स्कूल में गंदगी और उस सफाई कर्मी के बारे में बताया। तुम फिक्र मत करो आरती, तुम्हारी बात ठीक है। मुझे सफाई करने वाले मोहन ने अपनी छुट्टी बहुत लंबी रखी है। उसे शायद टीबी की शिकायत है। मैंने नए चपरासी का इंतजाम कर लिया है। कल परसों तक वह स्कूल में आ जाएगा। तुम उसे अच्छी तरह से समझा देना कि पूरे स्कूल में कहाँ कहाँ सफाई करनी है। आरती ने हाँ में सिर हिलाया और दफ्तर से बाहर निकल आई। प्रिंसिपल का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। छुट्टी से कुछ देर पहले और सफाई करने वाले तो आ गए, लेकिन आरती की उससे मुलाकात न हो सकी। प्रिंसिपल ने खुद ही उसे समझा दिया कि किस किस जगह की सफाई उसे कल सुबह आते के साथ ही करनी है। अगले दिन आरती वक्त पर तैयार होकर स्कूल पहुंची तो स्कूल चमक रहा था और चपरासी जो अपना काम तन मन धन लगाकर कर रहा था, उसकी पीठ आरती को नजर आ रही थी। वह कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं था, बल्कि वह जवान आदमी था, लेकिन उसकी सेहत काफ़ी बुरी लग रही थी। आरती को पीठ से उसे देखकर अफसोस हुआ। शायद ये कोई बहुत ही मजबूर इंसान है। ज़्यादातर बूढ़े लोग साफ सफाई का काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बितानी होती है, लेकिन ये जवान आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है?
शायद कोई बहुत ही मजबूर आदमी है, आरती ने सोचा और उसके पास से प्रिंसिपल के दफ्तर में चली गई। दफ्तर में कुछ देर बिताने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसका रंग पीला पड़ रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। अंदर जो बात हुई थी उसने उसके होश उड़ाकर रख दिए थे, मगर हकीकत तो ये थी कि प्रिंसिपल की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई थी। बाहर निकलते के साथ ही हैरानी का उसे एक और झटका लगा। लंबे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर वह चपरासी पोछा लगा रहा था। आरती को देखते ही उसने हाथ उठाकर कहा, मैडम सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं बार बार यहाँ से पोछा लगा सकूं। अगर आप 2 मिनट रुक जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। चपरासी की बात सुनकर आरती को एक और ज़ोरदार झटका लगा और वह हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन ये तो ना था जिसे उसने 3 साल पहले देखा था। वह चपरासी कोई और नहीं बल्कि किशन था, उसका अपना पति जो जर्मनी में ठाठ से कारोबार किया करता था, लेकिन आज एक मामूली चपरासी की तरह स्कूल के फर्श पर पोछा लगा रहा था। आरती के ऊपर हैरानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। खुद में काफ़ी हद तक बदल चुकी थी, शायद इसलिए किशन ने उसे पहचाना नहीं। शायद गिरती सेहत की वजह से उसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने उसकी डाइवोर्सी पत्नी है। वहाँ से चलकर गई कांपते हाथों से आरती उसी वक्त स्कूल से छुट्टी से 2 घंटे पहले ही छुट्टी लेकर वापस घर आ गई और दोबारा प्रिंसिपल के दफ्तर भी ना गई। बड़ी परेशान सी वापस आकर अपने घर में टहलने लगी। बार बार उसकी निगाह भटक कर लकड़ी के उस डब्बे पर चली जाती थी जिसे वह किशन के घर से ले आई थी। शायद वह उसे भूल भी जाती, लेकिन आज स्कूल में किशन को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे वह लकड़ी का डिब्बा फिर से याद आ गया था। किशन को स्कूल में चपरासी की नौकरी करते कई दिन बीत चुके थे। तनख्वाह मिलने का टाइम था। उस नौकरी से वह खुश नहीं था, लेकिन उसके सिवा कमाई का कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। राजपति के चिकचिक से वह दिन रात दिमागी परेशानी का शिकार था। वह उसे 1 मिनट बैठने नहीं देती। सारा दिन उसे अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करती रहती। किशन स्कूल का काम ख़त्म करके आता, घर के काम काज शुरू कर देता। आज उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि उसकी माँ ने आरती को उसके ज़िंदगी से दूर करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े थे। वह अपने बेटे को भी टिककर 1 मिनट बैठने ना देती तो पराई बहू के साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती थी। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। एक दिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसने स्कूल से छुट्टी ली। सैलरी मिलने का टाइम करीब था, लेकिन आज छुट्टी ना करता वह काम भी ना कर सका था। इसलिए चुप से वह चारपाई पर लेटकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। कब तक यहाँ लेटकर आंसू बहाता रहेगा? उठ और कुछ खाने को ला दे, मुझे भूख लगी है। तेरी जैसी औलाद तो भगवान किसी को ना दे, राजपति ने चिल्लाकर कहा तो किशन ना चाहते हुए भी उठ बैठा। उसे पता था माँ को खाने के लिए कुछ ना लेकर आया तो वह चिल्लाती रहेगी, लेकिन उससे पहले कि वह बाहर निकलता घर के खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही किशन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि आरती थी, उसके स्कूल की टीचर। लेकिन जिस आरती को उसने डिवोर्स देकर घर से निकाला था, उस आरती से बहुत अलग नज़र आ रही थी। वह तो एक डरी सहमी लड़की थी जो दिन रात उसकी माँ की सेवा करती रहती थी, लेकिन ये लड़की जो अंदर दाखिल हुई थी ये तो कोई और ही थी। बस शक्ल आरती जैसी थी। वह ज़रूर खूबसूरत और मॉडर्न कपड़े में एक अच्छी चाल चलती हुई किशन के सामने आकर खड़ी हो गई। आरती उसने हैरानी से देखा। आरती मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में वो लकड़ी का वही डिब्बा था जिसे पिछले कई सालों से वह तलाश कर रहा था। ये डब्बा तुम अपने साथ ले गई थी? उसने हैरानी से पूछा तो आरती ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ, कोई ना कोई तोहफा तो यहाँ से लेकर जाना ही था। जब तुमने अपनी माँ के कहने पर बगैर सोचे समझे मुझे डिवोर्स दी तो मेरे पास यहाँ से जाने के लिए किराए के पैसे तक ना थे, और उस वक्त यही लकड़ी का एक डब्बा लेकर मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अब टाइम आया है कि मैं इस डब्बे को तुम्हें वापस कर दूँ। आरती की बात पर किशन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। अंदर से राजपति ने भी उसकी आवाज़ सुन ली थी और दौड़कर बाहर निकल आई थी। महंगे कपड़ों में महंगे जेवर पहने खड़ी आरती को देखकर वे अंदर तक जल भूनकर राख हो गई थी। आरती ने हाथ में पकड़ा डिब्बा किशन के हवाले कर दिया। किशन ने हैरान होते हुए उस डब्बे को खोला। अंदर सोने के कई सारे जेवर पड़े थे, नोटों की कई सारी गड्डियाँ पड़ी हुई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये सब क्या है? ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसने हैरानी से पूछा तो आरती मुस्कुरा दी। जर्मनी जाने से पहले तुमने इस डब्बे के अंदर कुछ रुपए डाले थे और कहा था कि हर महीने जो पैसे मैं भेजा करूँगा उस डब्बे के अंदर डालते रहना। जो पैसे तुम भेजते हो वे तुम्हारी माँ रख लिया करती है।
मैं एक अनाथों की तरह यहाँ ज़िंदगी बिता रही थी। इस डब्बे के कुछ हज़ार के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज़ नहीं थी। जब तुमने मुझे डिवोर्स दी तो यहाँ से जाते हुए मैं ये डिब्बा अपने साथ ले गई। ये तुम्हारी अमानत थी, लेकिन ज़रूरत के उन दिनों में मैंने ये कुछ हज़ार रुपए खर्च कर लिए थे। इस डब्बे को देखकर मुझे हमेशा तुम लोगों की याद आती रही। कैसे मेरी लाखों सेवा करने के बावजूद तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर और बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। अब जबकि स्कूल का मालिक मुझसे शादी कर चुका है और अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर चुका है, तो मेरे पास रुपए पैसे और जेवरात की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं सूद समेत वह सब कुछ वापस करने आई हूँ। आरती की बात में बहुत घबराहट थी। किशन हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदगी से वो पूरे पसीने में नहा गया था। दरवाजे पर खड़ी राजपति भी हैरानी से उस आरती को देख रही थी। खुद उसके अपने कपड़े फटे पुराने थे। दिन रात घर में खाना और रुपए को लेकर चिक होती रहती थी। ये सब कुछ आरती सह कर भी किशन से कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन किस्मत ने पलटकर यही वार उस पर कर दिया था। आरती तो आज अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी। अमीर थी और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजपति और किशन, जिन्होंने उस पर बहुत जुल्म किया था, अब ये दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। आरती वह डब्बा किशन के हाथ में थमाकर नफरत से उसे देखती वापस चली गई थी। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। किशन डब्बे के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ इतने पैसे जरूर थे कि वह अपनी एक छोटी मोटी दुकान बना सकता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आरती को छोड़कर उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आरती का स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी करने लगा। उसने स्कूल के प्रिंसिपल से शादी कर ली थी। उसका स्कूल इंटरनेशनल स्कूल बन गया और वह विदेश चली गई। पर इधर किशन को नहीं मालूम था कि आरती विदेश चली गई है। उसने उस डब्बे के पैसे से अपने कपड़े की दुकान खोली। अब किशन का भी गुजारा अच्छे से हो रहा था। किशन की माँ चाहती थी वह दूसरी लड़की से शादी कर ले। आरती ने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन किशन नहीं चाहता था कि जब तक उसकी माँ जिंदा रहेगी वह दूसरी शादी का कभी सोच भी नहीं सकता। वह आरती को खोकर ही अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी बना चुका था। अब वह दूसरा पाप नहीं करना चाहता था। लेकिन किशन की माँ रोज़ उससे लड़ती थी कि तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहा। आप लोग बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे शादी करना चाहिए या नहीं? जब तक मेरी माँ जिंदा है मुझे आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।